हेलो गाइस, ब्रह्म गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं माननीय स्वागत करता हूँ। राइट। अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, आपको पता है साइंस की ये स्पेशल फॉर बीपीएससी के लिए है। सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्लास राइट बीपीएससी की जो पीओआईक्यू है वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी बच्चा ले सकते हैं क्लास को, लेकिन अ, अ, हमने क्या है कि क्वेश्चंस को यहाँ तक करा दिया था, इसके आगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं आइंस्टीन को नोबेल प्राइजेस किस कार्य के लिए मिला। क्वेश्चन क्या बोला, आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज है वो किस कार्य के लिए मिला। तो पहला पॉइंट है आपेक्षिकता। ठीक है, आपेक्षिकता। और इसके बाद बोस आइंस्टीन संघनन। और तीसरा है संहित एवं ऊर्जा की तुल्यता। और चौथा पॉइंट है प्रकाश विद्युत प्रवाह। और पांचवा पॉइंट है उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो बताइए इसका कौन सा आंसर है कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो किस कार्य के लिए मिला है। ठीक है, बताइए सभी लोग। हाँ, तो सबको पता है कि जो आइंस्टीन जो मिला है नोबेल प्राइजेस वो मिला था किस लिए। प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए मिला है। ठीक है, याद रखना। ओके, तो याद रखोगे कि नहीं? चलें आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो सबको इसका आंसर पता है। राइट, इसका आंसर देखो, जो विद्युत बनती है तो कौन सी धातु का उपयोग करके बनाई जा सकती है, तो वो है यूरेनियम इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, यूरेनियम जिस बच्चे ने बताया वो एकदम करेक्ट आंसर। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? जो आमतौर पर जो सुरक्षा फ्यूज होता है उसमें जो लगाने के लिए प्रयोग होने वाला जो तार होता है वो किस किस पदार्थ का बना होता है? टिन, सीसा, निकेल या टिन और शीशे के एक मिश्र धातु। तो इसका जो आंसर है कि टिन और शीशे की एक जो मिश्र धातु होती है उसका बना होता है। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा सीसा मिश्र धातु का बना होता है। तो याद रखना किसका बना होता है? रांगा सीसा का। किसका बना होता है? रांगा सीसा का एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तित होता है। इस घटना को कहते हैं एक संवाहक। संवाहक के तापक्रम परिवर्तन, देखो तापक्रम में परिवर्तन आता है के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। विभव का परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? जब विभव का परिवर्तन होता है तो उस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। क्या कहते हैं? जब एक संवाहक हो उसके तापक्रम परिवर्तन हो और इस कारण विभव में परिवर्तन आ जाए तो उसे हम कहते हैं थॉमसन प्रभाव। क्या कहेंगे बच्चों? थॉमसन प्रभाव। ठीक है, क्या कहेंगे? थॉमसन प्रभाव करेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? पंखे की रफ्तार। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? पंखे की जो रफ्तार होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो सभी लोग वोल्टेज पर, धातु पर, पंखे के में एल्यूमिनियम पर या पंखे में लोहा पर। तो पंखे की जो रफ्तार डिपेंड करती है वो वोल्टेज पे करती है। किस पे करती है? वोल्टेज पे निर्भर करती है। ठीक है, पंखे की गति को वोल्टेज से नियंत्रित किया जा सकता है। वोल्टेज नियंत्रण प्रेरण मोटर चलित फैन जैसी टेबल फैन की गति नियंत्रण की सबसे लोकप्रिय विधि है। ठीक है, पंखे की गति को प्रतिरोधक संयंत्र नियंत्रण या इलेक्ट्रॉनिक्स नियामक विधि से नियंत्रित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी विधियां होती हैं, तो इसको ज्यादातर वोल्टेज से हम क्या करते हैं? नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। हाँ, एक एक क्वेश्चन देखते चलिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री। विद्युत चुंबक का कोर होता है उसको बनाने के लिए सामान्यतः कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो वही बताना है सभी बच्चों को। तो इसका जो आंसर है वो है नरम लोहा। विद्युत चुंबक का कोर बनाते हैं हम। कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री होती है नरम लोहा। नरम लोहा। अब आप कहोगे नरम लोहा कैसे? ठीक है, तो हाँ, तो बताइए। अगर आप बता सको तो बताइए। हाँ, नरम लोहा इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर। विद्युत चुम्बक का कोर नरम लोहा चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। जो विद्युत चुम्बकी का कोर होता है नरम लोहा चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटियों, लाउडस्पीकर एवं टेलीग्राम के लिए के उपकरण बनाने में किया जाता है। जो विद्युत चुंबक का कोर है वो किस लिए उपयोग में आता है? तो जो लाउड स्पीकर होते हैं, घंटियां होते हैं, राइट, इस प्रकार की चीजें, तो वो उसमें नरम लोहे का उपयोग करते हैं। ठीक है, सामग्री। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है?
विद्युत संचरण, ठीक है, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। जो विद्युत संचरण है उसमें उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है, कारण करंट अधिक है, शक्ति की हानि अधिक है, प्रतिरोध कम है, या ऊष्मा की हानि कम है। सभी लोग बताएं इसका आंसर एकदम में, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऊष्मा की हानि कम है। देखो विद्युत संचरण ट्रांसमिट होती है जब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कैसे करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखना। उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग करते हैं, जो किसके लिए काम आता है? तो ये आता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी। किसके काम आता है? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के काम आता है, ठीक है, याद रखना। सॉरी, के उपयोग करते हैं के कारण, ये इसलिए आता है जब उच्च वोल्ट, सॉरी एक सेकंड, उच्च वोल्ट का उपयोग किया जाता है, किसमें उपयोग किया जाता है? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। और ये करता क्या है? तो ये ऊष्मा की हानि को बचा कम करता है। जो हानि होती है ऊष्मा की, उसको बचाता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। सॉरी मैं उल्टा बोल गया ना। तो ऊष्मा की हानि को कम करता है, याद रखिएगा। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या बोला? 25 क्वेश्चन है। पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, कि चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी। देखो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड, बात, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर है। किसकी ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। कि चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दो होगी, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है, वो है दो। ओके, चलें इसके बाद आंसर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेड शोरूम क्या है? बड़े शोरूम, सॉरी सॉरी, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण, ठीक है, विजिलेंस दर्पण होता है। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, या उत्तल अवतल दर्पण का संयोजन, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। हाँ, तो इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण इज द राइट आंसर। बड़े शोरूम डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाले विजिलेंस दर्पण कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण लेंस का उपयोग करते हैं, वो दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को ध्यान दें। धारा घनत्व होता है विमाहीन, एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो कि धारा घनत्व है वो क्या होती है? तो धारा घनत्व किस प्रकार की चीज है? तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ठीक है। धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से कौन सी धातु निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है, में के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। तो रोशनी के बल्बों में किस रूप में होती है? फिलामेंट के रूप में। तो कौन? लोहा, चांदी, लोहा होता है, चांदी होती है, टंगस्टन होता है, या मोलिब्डेनम, ठीक है, क्या होता है? तो बताइए सभी लोग इसका आंसर, तो सबको पता है इसका आंसर तो, ठीक है, तो टंगस्टन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? वाट, लोहा, वोल्टेज, एम्पियर। बताइए, जो बिजली की खपत होती है, तो उसका जो मापन होता है, जैसे कि जो बिल आता है, तो वो किस पे डिपेंड करके आता है? तो आप बताइए, तो सबके घर में, तो वो किस पे आता है? वाट पे आता है। केवल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे। एसी करंट एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? ट्रांसफार्मर द्वारा, चौक कुंडली द्वारा, डायनेमो द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? सभी लोग बताएं, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये डायनामो द्वारा की जाती है। एसी करंट जो उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो डायनामो द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? डायनामो द्वारा।
उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद है बिजली गिरने के दौरान, क्या है, बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? इलेक्ट्रिक चार्जिंग, बिजली का निर्वहन, विद्युत आवेश का संचय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? तो बिजली गिरने के दौरान जो घटना होती है वो है बिजली का निर्वहन होता है। क्या होता है? बिजली का निर्वहन होता है। ठीक है, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चालकता। ठीक है, चालकता को पढ़ेंगे अच्छे से। हम्म चालकता का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ओम मीटर मात्रक है किसका? प्रतिरोध का, चालकत्व का, या प्रतिरोधकता का, या आवेश का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओम मीटर किसका मात्रक है? तो सबको पता है कि प्रतिरोध का होता है ओम मीटर। प्रतिरोध का होता है कि नहीं, ओम मीटर होता है। ठीक है। अब ये तो आप कहोगे कि इसको बताओ डिटेल में, तो डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये आपकी ट्वेल्थ मतलब 10th 12th की चीजें हैं, छोटी छोटी। इसके बाद है अर्धचालक की वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। अर्धचालक की वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण। तो ऑप्शन ए क्या है? विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से अधिक होती है, विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है, विद्युत चालकता शून्य होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्धचालक वे सम हाँ सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। तो बताइए, इसका आंसर बताना है, ये इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चालक धातुओं की चालकता से कम होती है। जो विद्युत चालकता की धातुओं की चालकता से कम होती है। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? अति चालक का लक्षण है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा? अति चालक का लक्षण है उच्च परागमता, निम्न परागमता, और शून्य परागमता, और अनंत परागमता। ठीक है। तो अति चालक का लक्षण क्या होता है? जो अति चालक होते हैं, राइट, उनका जो लक्षण होता है वो क्या होता है? सभी लोग बताएं इसका आंसर। अति चालक का जो कि लक्षण है वो क्या होगा? एकदम अति चालक का लक्षण क्या होगा? उच्च होगा, या निम्न होगा, या शून्य होगा, या अनंत होगा? तो अति चालक की जो लक्षण होता है वो क्या होता है? वो है शून्य। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर जिसने भी दिया है, सी ऑप्शन। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वहीं रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो वो है घटता है। ठीक है, हमेशा गर्म करेंगे तो एक अर्धचालक होगा, उसका प्रतिरोध कैसा होगा? वो घटेगा। ठीक है, बी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया एकदम करेक्ट आंसर। ओके। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधक चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से कम होता है। ठीक है, घटता है एक तरीके से। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। जब दूसरे एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करते हैं, बिना संपर्क बनाते हैं। एक सुचालक होता है, उसको चार्ज कर लेते हैं, दूसरे चालक के पास लाते हैं, तो उससे उसको चार्ज करते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो प्रक्रिया क्या है? तो वो प्रक्रिया है प्रेरण की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया है? तो प्रेरण की प्रक्रिया। ठीक है, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? मतलब इनमें से कौन सा तरल है जो बिजली का, नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का रस, या उपयुक्त में से नहीं, बिजली का कुचालक है। ठीक है। तो सबको या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। हाँ, सभी लोग कमेंट करें। देखो, नींबू का रस है, नमकीन पानी है, संतरे का रस है, या उपयुक्त में से कोई। देखो, नींबू नींबू का रस और नमकीन का पानी और तथा संतरे का जूस अपनी प्रकृति में आयनिक होते हैं। प्रकृति में कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। अतः ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन कौन? नींबू का रस हो गया, संतरे का रस हो गया, नमकीन पानी हो गया, ये किस प्रकार के होते हैं? तो ये एक तरीके से आयनिक होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति में आयनिक होते हैं। अतः ये सभी विद्युत के सुचालक हैं। और आयनिक होते हैं तो ये कैसे होते हैं? ये विद्युत के क्या है? सुचालक। तो ये तीन तो हो नहीं सकते, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अतः ये सब विद्युत के सुचालक हैं, इसलिए उपयुक्त मतलब फिर इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। राइट।
तो ये नहीं होंगे, आयनिक होते हैं, ये सुचालक होते हैं। नींबू का पानी, नमकीन पानी, ये मत सोच लेना कि कुचालक हो जाएगा, संतरे का पानी, ठीक है, तो याद रखिए। चलें इसके बाद, हाँ, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी पीडीएफ कितनी बची एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। हाँ, बस पीडीएफ शायद मुझे लगता है 2 क्लासेस लग जाएंगे। इसको पहले खत्म करते हैं जितना हो जाए, ठीक है। नाभिकी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, गामा किरणें, अल्फा किरणें, एक्स किरणें, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सी किरण है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ठीक है, बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आंसर दिया, तो अल्फा किरणें इज द राइट आंसर, जिसने भी दिया अल्फा किरणें इज द राइट आंसर। अल्फा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत रेडियो, सूक्ष्म, औरक्त, दृश्य परावैंगनी, एक्स तथा गामा किरणें आती हैं, ठीक है। अल्फा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत नहीं आती। कहने का मतलब है कि अल्फा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत अंतर्गत रेडियो, सूक्ष्म, औरक्त, दृश्य परावैंगनी और एक्स तथा गामा किरणें आती हैं, ठीक है, याद रखना। नहीं समझे, क्वेश्चन पूछो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, नहीं पूछा, तो वो अल्फा किरणें हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ठीक है, ये याद रख लो, ठीक है। और बाकी गामा भी होती है, एक्स भी होती है, और बाकी सब होती हैं, ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, क्या सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सरल क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है, तो किसकी वजह से होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होती है, ठीक है, प्रक्रिया होती है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, जो परमाणु बम होता है वो किस पे आधारित सिद्धांत है, तो अभी सेम सूर वाला है वो जस्ट अपोजिट, तो नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु विज्ञान का, बम का सिद्धांत आधारित है, किस पे, नाभिकीय विखंडन द्वारा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड। हम्म, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो नियंत्रित संलयन प्रक्रिया, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, और अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बताइए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अभी आपने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था परमाणु बम। अब हाइड्रोजन कौन सी प्रक्रिया पे आधारित है, तो हाइड्रोजन जो कौन सी प्रक्रिया है, वो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, ठीक है, हाइड्रोजन इस पे आधारित है, ठीक है, ओके, याद रखिए, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया है, याद रख लो, ठीक है। एक एक चीज है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इस, एक सेकंड, थोड़ा सा बैटरी लो हो गई, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ। जितने भी क्वेश्चन को आंसर दो सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से जल्दी। देखो क्वेश्चन क्या बोला, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रयोग, साधारण, एक सेकंड, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये शायद हमने शुरू में क्वेश्चन किया था, सेम ही, बट बताइए आपको कौन सा तथ्य है जो नाभिकीय विखंडन से क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है, तो वो कौन सा तथ्य है, सभी लोग बताएं इसका आंसर। हम्म, बिल्कुल सही है, तो यूरेनियम इज द राइट आंसर। चलेंगे इसके बाद अगले अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में डीटीओ, ठीक है, का उपयोग होता है इंजन के रूप में, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, इंजन के रूप में, हाँ, और इसके बाद ड्यूटेरियम के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, उपयुक्त में से कोई एक, एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाभिकीय रिएक्टरों में डीटीओ का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है, तो डीटीओ का जो उपयोग किया जाता है वो मंदक के रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में, भैया, मंदक के रूप में डीटीओ का नाभिक में उपयोग करते हैं रिएक्टरों में, ठीक है, याद रखना। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ, बताइए, रेडियोधर्मी पदार्थ करता है किसको, सभी लोग बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उस किसको उत्सर्जित करता है,
तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उससे अल्फा किरणें भी उत्सर्जित होती हैं, बीटा भी होती हैं, गामा भी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ से तीनों उत्पन्न होती हैं। ठीक है, समझिए। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? हाँ, वैद्युतिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है लोहा से, एल्यूमिनियम से, तांबा से, यूरेनियम से। तो अभी सेम क्वेश्चन किया, इसका आंसर तो आपको पता ही है कि किससे उत्पन्न कर सकते हैं, तो यूरेनियम से, है ना। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर नमा क्या बोला? किसी विखंडीय द्रव, विखंडनीय किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान 10 की पावर 10 जूल के समतुल्य द्रव्यमान। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बताओ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब क्या है, क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो कि किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होता है श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है? कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसके बारे में पढ़ना है, तो इसके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये तो आपको बन ही जाने, आज के टाइम पे बन ही जाना चाहिए। 2G स्पेक्ट्रम के अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त करते हैं? बताइए, ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या गूगल? तो आप सभी लोग बताएं इसका आंसर। हाँ, तो 2G का मतलब होता है जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। ठीक है, जो जी यूज करते हैं ना, 2G, 3G, 5G, 6G, है ना, सिक्स जनरेशन, तो ये जनरेशन का उपयोग करते हैं जिसमें जी शब्द होता है, जनरेशन। ठीक है, तो सी नंबर जिसने भी बताया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? एक जो प्रिंटर होता है उसकी गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो एक प्रिंटर की गुणवत्ता है वो किससे निर्धारित की जाती है? ठीक है, तो एक बिंदु प्रति इंच से, जो बिंदु प्रति इंच से जो प्रिंटर होता है उसकी गुणवत्ता कैसे निर्धारित करते हैं? तो बिंदु प्रति इंच से। एक प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु बिंदु प्रति इंच, जिसे कहते हैं डॉट पर इंच, से निर्धारित की जाती है। डॉट पर इंच में डीपीआई के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो बिंदु प्रति इंच है इसे डीपीआई भी कहते हैं। ठीक है, डीपीआई, डॉट पर इंच के रूप में, तो डीपीआई के रूप में परिभाषित की जाती है। कभी शॉर्ट आ जाए तो भी समझ जाना आप। अगला क्या बोलना? 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्क्रल या जावा? ठीक है, स्क्रल या जावा। तो ये कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो सबको पता है, ये कोई नॉर्मल, देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग अगर टेक्निकल नहीं है तो नहीं पता होगा। हाँ, हो सकता है। और जो बच्चे टेक्निकल होंगे तो उनको तो तुरंत बन जाएगा कि इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो देखो सारी हैं, कोबरा भी होती है, पाइथन, जावा और स्कैरल। ठीक है, तो ये उपयुक्त में से डी आंसर इज द राइट आंसर, सारी कंप्यूटर भाषाएं हैं। ठीक है। हम्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में समाचार में देखी गई जीपीटी चैट जीपीटी में जीपीटी के का पूर्ण रूप क्या है? तो जो अपन ने सबको अभी बहुत करंट में चल रहा है, चैट जीपीटी चल रहा कि नहीं चल रहा, सुनने में तो आई होगा। तो चैट जीपीटी के में जो जीपीटी है इसका क्या फॉर्म है? ठीक है, इसका फॉर्म पूछा है कि चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीटी का फुल फॉर्म है, वो है जनरेटिव, ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफर। याद कर लेना इसको। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, जनरेटिव प्री जनरेटिव प्री ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? हाँ, अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? मतलब ये 4 भाषाएं दी हैं, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ठीक है, तो वो है बेसिक, सी, फोर्टन या फास्ट।
फास्ट नहीं, ये कंप्यूटर भाषा थोड़ा है ना। चलो, अब आज के लिए इतना ही। और अगला जो टॉपिक है वो है अंतरिक्षीय। अब लास्ट मैक्सिमम मेरे हिसाब से 179 हो गया, और टोटल क्वेश्चन, हाँ, तो एक क्लास में हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद हम अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। आज के लिए इतना ही, इस क्लास में खत्म करते हैं इसको। और लास्ट क्लास करेंगे तो जिसमें बीपीएससी फिजिक्स साइंस में कौन सा फिजिक्स पोर्शन पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, 5 क्लासें रही हैं, 4-5 क्लासें रही हैं। तो आप इस क्लासेस को कर लीजिएगा, आपके पीआई की बीपीएससी वाले बच्चों का पीआई को एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ओके। ओके, तो कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।